नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल चौहान आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, रिवीजन भी अच्छा चल रहा होगा। प्लीज आप सभी एक बार लाइव आ जाएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। जल्दी से आप सभी लाइव आएंगे प्यारे बच्चों, जल्दी जल्दी आप सभी सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। मैं आपके कमेंट्स को सेट कर देती हूँ, एक बार फटाफट लाइव आ जाइए। ठीक है, बच्चा कह रहा है मैम इतना लेट क्यों? मुझे पता था आज आपका ये क्वेश्चन होगा कि इतना लेट क्लास क्यों स्टार्ट की है। बेटा एक्चुअली कुछ टेक्निकल इशू हो गया था एप्लीकेशन के अंदर, मेरे से कुछ जो सेटिंग्स थी एप्लीकेशन की उसमें थोड़ा चेंजेस हुआ है, तो उसकी वजह से आपकी जो क्लास है ना वो स्टार्ट स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रही थी, इसलिए मुझे थोड़ा कॉल करके उसको ठीक कराना पड़ा, इसलिए थोड़ी सी क्लास आपकी लेट हो गई। मैंने क्लास टाइम पे रेडी की थी लेकिन उसमें टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास लेट हो गई है, उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगी। ठीक है, टेक्निकल इशू होता है बेटा, हमारे भी कंट्रोल में कई बार चीजें नहीं होती हैं, तो इसके लिए फिर भी मैं आपसे माफी चाहूंगी। जूही, सूरज, निशु, उसके बाद अंजलि, निशा, उत्तम, प्रमोद, विपिन, कीर्ति, सचिन, डिंपल, सरिता, शोभा, आदर्श, दिलीप, महक, शुभम, कृष्णा, उसके बाद में लाइव अपडेट, उसके बाद अजय, अलीशा, अंशिका, विकास, अभिषेक, सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड आफ्टरनून, राधे राधे, सत श्री अकाल, राम राम। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो भाई हमेशा यही रहती है कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी, रिवीजन भी आपका अच्छा चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, जल्दी से आप लाइव आ जाएंगे ताकि मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैं आपको क्या पढ़ा रही थी, तो मैम लास्ट क्लास में आप हमें पढ़ा रही थी बालाजी जो है आपके बाजीराव प्रथम के बारे में, आपके बाजीराव प्रथम के बारे में आप हमें पढ़ा रही थी मैम। और वहीं से बेटा मैं अपनी क्लास को स्टार्ट करूंगी। ये सब मैं आपको पढ़ा चुकी, उनकी कितनी पत्नियां थी, फिर मैंने आपको लास्ट बताया था मुंगी शिवगांव की संधि, है ना। अभी ये वाली जो लाइन इसमें बीच में लिखी हुई है इसको मैं फिलहाल के लिए रफ करूंगी, क्योंकि ये लाइन मैं आपको बताऊंगी आपके दिल्ली के बाद में। ठीक है, दिल्ली की घटना के बाद में मैं आपको बताऊंगी। मैंने बताया था आपको कि कल की क्लास में बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगी कि बाजीराव जो है वो आपके बाजीराव प्रथम दिल्ली क्यों गए थे, उन्होंने दिल्ली का अभियान क्यों किया था। और प्यारे बच्चे, इसी बीच में हम देखेंगे कि आपका मैम आप छुट्टी बहुत ज्यादा करते हो। मनीष मीना जी, छुट्टी मैंने जानबूझ के नहीं की है, कल मेरी मैराथन थी। ठीक है, कभी भी बेवजह छुट्टी नहीं की जाती है, हमेशा उस छुट्टी के पीछे एक वजह होती है। आपको पहले ही एडवांस में इसलिए मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोग हर चीज पे रिएक्ट करते हो, इसीलिए मैंने सैटरडे को ही बता दिया था कि कल मैराथन थी और मैराथन की वजह से आपकी क्लास नहीं होगी। ये मैं ऑलरेडी मनीष मीना बता चुकी थी। अब इसके बाद भी अगर आपको मेरी गलती लगती है तो फिर मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ। आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, हमें पता है कि आपको परेशानी होती है, आप लोग वेट करते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि हम आपको एडवांस में ही चीजों को बता दें। ठीक है, कभी भी बिना मतलब छुट्टी नहीं होती, और जो छुट्टी होती है उसको कंप्लीट करने के लिए मैं हमेशा आपका सैटरडे को क्लास लेती हूँ। 15 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म करने का टारगेट रखा गया है। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, कोई भी इधर उधर की बात अब हम नहीं करेंगे। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 1737 में दिल्ली अभियान किया था। ठीक है, 1737 में दिल्ली अभियान किया था, और दिल्ली में कौन था यहाँ पर? मोहम्मद शाह रंगीला के समय पर। आपके कब गए थे दिल्ली पर अभियान करने के लिए? तो 29 मार्च। ठीक है, 29 मार्च 1737 को प्यारे बच्चे इन्होंने दिल्ली अभियान कर लिया था, यानी दिल्ली पर आक्रमण किया था। कहा जाता है कि जब इन्होंने दिल्ली पर आपका आक्रमण किया था तो इस समय आपका मोहम्मद शाह रंगीला कौन था? तो ये एक मुगल बादशाह था, मुगल बादशाह था यहां पर। और इसी के समय पर बाजीराव प्रथम कहां पहुंच गए थे? दिल्ली पहुंच गए थे। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि आखिर ये दिल्ली क्यों गए थे? तो जाहिर सी बात है कि भाई ये आपके दक्षिण में तो एक्टिव थे ही, दक्षिण में तो ये अपनी विजय कर ही रहे थे, लेकिन इन्हें उत्तर भारत में भी विजय हासिल करनी थी, और उसके लिए प्यारे बच्चे ये कहां गए? मोहम्मद शाह रंगीला के समय पे दिल्ली अभियान के लिए ये गए थे। और जब दिल्ली अभियान के लिए ये यहां पर गए तो आपको मैं बता दूं कि इनके साथ कौन था? तो इनके साथ 500 घुड़सवार इनके साथ गए थे, 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली गए, 500 घुड़सवारों, ठीक है, घुड़सवारों के साथ
दिल्ली गए थे, दिल्ली गए प्यारे बच्चे, और दिल्ली गए तो ये यहां पर 3 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे और इन्होंने क्या कर दिया, मुगल बादशाह को आतंकित कर दिया। मुगल बादशाह को इन्होंने आतंकित मतलब डरा दिया, मुगल बादशाह को आतंकित कर दिया, मुगल बादशाह को इन्होंने आतंकित कर दिया था। और कहा जाता है कि मुगल बादशाह जो है ना दिल्ली छोड़कर भाग गया था, मुगल बादशाह को आतंकित कर दिया। कहा जाता है कि भैया ये दिल्ली छोड़कर भाग गए, दिल्ली छोड़कर भाग गया था मोहम्मद शाह रंगीला। जब आपके बाजीराव प्रथम जी कहां पहुंचे थे, दिल्ली पहुंचे थे, 3 दिन यहां पर ठहरे और फिर मैम ये वापस कब गए, आखिर इनको वापस जाने के लिए क्या हुआ। तो आप कहोगे कि प्यारे बच्चे मुगल बादशाह जो है वो आतंकित हुआ और आतंकित होकर भाग गया था प्यारे बच्चे। और जब ये आतंकित होकर भागा तो आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि यहां पे फिर क्यों क्या ऐसी बात हुई कि बाजीराव जो है वो वापस चले गए थे। तो आप कहोगे प्यारे बच्चे कि यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनना। एक तो इनको कहा गया कि आपका मुगल सम्राट की तरफ से कि मालवा की सूबेदारी हम आपको दे देंगे, मालवा की सूबेदारी मतलब मालवा की जो टैक्स की जो व्यवस्था है वो किसको दे दी जाएगी, मालवा की सूबेदारी। किसको देने की बात की थी, बाजीराव प्रथम को देने की बात की थी, मालवा की सूबेदारी। ध्यान से सुनना, मालवा की सूबेदारी। और प्यारे बच्चे 13 लाख रुपए, ठीक है, 13 लाख रुपए वार्षिक नकद, वार्षिक नकद धनराशि, नकद धनराशि मतलब कैश मनी, नकद धन राशि यानी एनुअल, आपका एनुअल कैश मनी कितना देना पड़ेगा, एनुअल कैश मनी आपको 13 लाख रुपए देना पड़ेगा, एनुअल कैश मनी, ठीक है। 13 लाख रुपए वार्षिक नकद धनराशि की अदायगी आपको इतना पे करना पड़ेगा एनुअली, ठीक है। अदायगी मतलब पे करना पड़ेगा, आपको इतना पे करना पड़ेगा अदायगी का आश्वासन दिए जाने पर, का आश्वासन यानी कि वार्षिक नकद धन राशि, का आश्वासन, आश्वासन दिए जाने पर वापस गए, वापस गए, ठीक है, वापस चले गए। अब एक और चीज, एक और घटना यहाँ पे 1737 में घटी थी, वो भी आप जान लीजिए कि वो घटना क्या थी प्यारे बच्चे। 1737 की एक और घटना है जिसको आपको जानना है, और वो क्या है, वो है आपकी, कहेंगे कि आपका जो मुगल बादशाह की सहायता से, मुगल बादशाह कौन है जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो, मुगल बादशाह की सहायता से निजामुल मुल्क, आपने कल इसका नाम, परसों मतलब निजामुल मुल्क, निजामुल मुल्क, ठीक है, मुगल बादशाह की सहायता से निजामुल मुल्क को, मुगल बादशाह ने, ऐसे लिखना, मुगल बादशाह ने, ऐसे लिखना, मुगल बादशाह ने, कौन है मुगल बादशाह, रंगीला, निजामुल मुल्क को मराठों के विरुद्ध भेजा, यानी इन दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की, किसके अगेंस्ट, मराठों के विरुद्ध, यानी बाजीराव प्रथम के विरुद्ध, ठीक है। किंतु भोपाल के निकट, किंतु भोपाल, भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी, किंतु भोपाल के निकट बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव प्रथम, ठीक है, के निकट बाजीराव ने निजाम को घेरकर, निजाम को घेरकर संधि करने के लिए विवश कर दिया, संधि करने के लिए विवश कर दिया, संधि करने के लिए विवश कर दिया। रंगीला खुद क्यों नहीं आया भैया, कमजोर शासक था, ठीक है। अब इसकी कमजोरी का तो यही पता चल रहा है कि जब बाजीराव गए तो ये दिल्ली छोड़कर ही भाग गया,
ये दिल्ली छोड़कर ही भाग गया। ये वही है आपका जो हैदराबाद का हैदराबाद स्थापित करना चाहता था। ठीक है, विवश कर दिया। तो मैम यहां कौन सी संधि हुई और कब, तो लिखिएगा। फिर इसी के तहत 1738 में दुर्रई की संधि हुई। ट्रिटी ऑफ दुर्रई संधि को कहा जाता है इंग्लिश में ट्रिटी। ठीक है, यानी एक समझौता। और समझौता किसके हिसाब से होगा? बाजीराव प्रथम के हिसाब से। तो क्या क्या लिखा गया समझौते की शर्तों में? पहली बात लिखी गई कि ध्यान से सुनो, तुम्हें क्या करना होगा? हमें तुम्हें देना होगा संपूर्ण मालवा, नर्मदा तथा संपूर्ण मालवा, नर्मदा तथा चंबल नदी के बीच की तथा चंबल नदी के बीच की भूमि, चंबल नदी के बीच की भूमि बाजीराव को दे दी, बाजीराव को दे दी। और साथ साथ एक और लिखिएगा, पहला ये था। दूसरा, 50 लाख रुपए मराठों को दिए। मराठों को दिए किसने? इसी निजामुल मुल्क ने। और लिखना, पूरी तरह से मराठों से हार मान ली, मराठों से हार मान ली। क्योंकि पहले पूरी तरीके से नहीं मान ली थी इसने, लेकिन अब पूरी तरह से मान ली। पूरी तरह से मराठों से हार मान ली। ठीक है, पूरी तरह से मराठों से हार मान ली। किसने? तो मैम निजामुल मुल्क ने। आसफ जहां निजामुल मुल्क, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपको समझना है। थैंक यू अमित कुमार जी, और बेटा ये बात बताने के लिए भी आपका धन्यवाद। ठीक, ये आपका हुआ यहां पर बाजीराव प्रथम जी के साथ में इनका। अब प्यारे बच्चे, बाजीराव प्रथम जी आगे की तरफ चलेंगे, और अब जो मैंने लाइन रफ की थी उसके बारे में मैं लिखवाने जा रही हूं। आपको लिखने का टाइम चाहिए, लिख लीजिए फटाफट और लिखकर मुझे बताइए। बच्चा कह रहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से संधियों से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और मैं कोई भी संधि इसीलिए छोड़ भी नहीं रही हूं। आपको सारी चीजें मैं आपको बता रही हूं। अमित कुमार आपका धन्यवाद। चलिए जल्दी से फटाफट से आप लोग प्यारे बच्चों जल्दी जल्दी से यहां पर मुझे बता दीजिए लिखकर, ताकि मैं आगे चले जाऊं। इस वजह से हर वनडे एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल नितेश कुमार जी, बिल्कुल हो जाएगा। और आप ये भ्रम अपने दिमाग से अब निकाल दीजिए। आरपीएफ एसआई का पेपर देखने के बाद आप ये भ्रम अपने दिमाग से निकाल दो कि आपका बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसने स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ लिए हैं आरपीएफ में, तो आप ये भ्रम निकाल दीजिए कि रेलवे में और आपका जो एग्जाम है उसमें तो और भी डीप में जाकर क्वेश्चन पूछता है। आप प्रीवियस ईयर में ये चीज खुद एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रभु दत्ता जी, मेन वर्ड्स को मैंने इंग्लिश में लिखा है, मेन वर्ड्स को इंग्लिश में लिखा है, वो इसीलिए ही लिखती हूं मैं। ठीक है, आगे लिख लिया है। आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, अगली बात मैं अगर आपको बताना चाहूंगी तो 1739 किसकी अब हम लिखेंगे? आपका वसीन की विजय। वसीन की विजय। वसीन कहां पर है? तो वर्तमान महाराष्ट्र का हिस्सा है। वसीन की विजय ये आपका नेक्स्ट है। अब वसीन की विजय के लिए हम क्या कहेंगे कि एक हुई थी यहां पे बसई की लड़ाई, फाइट ऑफ बसई। ठीक है, लड़ाई को कहते हैं फाइट, यहां पर हुई है। अब ये फाइट किस किस के बीच हुई है? तो प्यारे बच्चे ये फाइट हुई है आपका मराठा, ठीक है, और वर्सेस पुर्तगीज यानी कि पुर्तगाली। पुर्तगीज वर्सेस मराठा। मैं इंग्लिश में वर्ड्स को यूज करती हूं और वो इसीलिए ही करती हूं।
ठीक है, आगे देखिएगा प्यारे बच्चे, अगर हम बात करते हैं यहां पर तो मराठाओं की तरफ से इसमें कौन है, तो मराठाओं की तरफ से यहां पर जो नेतृत्व कर रहे हैं उनका नाम आप ध्यान रखेंगे, उनका नाम है प्यारे बच्चे, वसई की लड़ाई हुई है, नेतृत्व है चिमना जी। ठीक है, क्या है नेतृत्व, तो आप कहेंगे चिमना जी यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ पे फिर रिजल्ट क्या आया, तो रिजल्ट ये आया कि पुर्तगीज की हार हुई थी और चिमना जी की प्यारे बच्चे जीत हुई थी, यानी कि मराठों की जीत हुई थी। अब जब मराठों की जीत हुई तो प्यारे बच्चे इन्होंने क्या किया, तो मराठों ने क्या किया, मराठों ने वसीन और सालसेट पर अधिकार कर लिया, वसीन और सालसेट पर अधिकार कर लिया, सालसेट पर अधिकार कर लिया, अधिकार मतलब कंट्रोल करना। ठीक है, वसीन और आपका सालसेट पर अधिकार यानी कि कंट्रोल। तो 1739 में न केवल इन्होंने वसीन को बल्कि सालसेट को भी जीता था। सालसेट क्या था, एक द्वीप था, एक आइलैंड था। ठीक है, इसको भी इन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो इस पर यहां पे इन्होंने अधिकार कर लिया, इन दोनों पर अधिकार हो गया। और साथ साथ प्यारे बच्चे एक लाइन लिखना, यूरोपीय, ठीक है, यानी जो यूरोपियंस आए हुए थे, यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध, यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध, अगेंस्ट ऑफ यूरोपियंस, यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध वसीन की विजय मराठों की पहली जीत थी। वसीन की विजय मराठों की पहली जीत थी। हाँ जी, ये आपके चिमना जी जो हैं, ये बाजीराव प्रथम, ये जो आपके बाजीराव हैं उनके भाई थे। ठीक है, तो हमने ये पूरा देखा यहाँ पर। तो बाजीराव आपके जो है, बाजीराव प्रथम के बारे में आपको मैं सारी चीजें बता रही हूँ कि इनके समय पर क्या क्या घटनाएं घटी थी। अब इन्होंने दो जगह जीती हैं, जिनमें से एक आपका क्या है, एक मैं इन दोनों को अंडरलाइन कर देती हूँ दूसरे पेन से, एक है प्यारे बच्चे आपका वसीन और एक है आपका सालसेट। इन दोनों पर एक साथ अधिकार इन्होंने कर लिया है। और प्यारे बच्चे अब हम आपके अगले पेशवा के बारे में बात करेंगे, जो कि आपके बाजीराव प्रथम के पुत्र होंगे और शाहू जी महाराज अभी तक आपके छत्रपति रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे आपके जो बाजीराव प्रथम है, इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसे होती है, तो कहा जाता है कि बाजीराव प्रथम जो है अपने अंतिम समय में क्या कहते हैं, युद्ध में लड़ते लड़ते ही जो है मर गए थे। और एक तरीके का ये कहा जाता है, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उनको डिप्रेशन भी हो गया था। और उनके डिप्रेशन का कारण क्या था कि कुछ कहते हैं कि बाजीराव मस्तानी, जो बाजीराव मस्तानी थी, उन्होंने क्या किया, बाजीराव मस्तानी ने प्यारे बच्चे आपका जो कहते हैं एंड समय पे उनके कुछ जो रिलेशंस हो गए थे वो मुस्लिम संप्रदाय से हो गए थे। मतलब ऐसा नहीं कि गलत रिलेशंस हो गए थे, लेकिन मराठा साम्राज्य ने क्या किया कि बाजीराव मस्तानी के पुत्र को कभी भी मराठा साम्राज्य के उत्तराधिकारी का दर्जा देने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि उनके संबंध मुसलमानों से स्थापित हो गए थे। और जब मुसलमानों से स्थापित हुए तो उन्होंने ये कहकर कि भाई ये तो हो सकता है कि इनका बेटा ही ना हो, मुसलमानों का बेटा हो, और आपके मस्तानी को कैद कर लिया था। ये इस तरह की अफवाहें उड़ी थी। अब ये बात कितनी यहां पे, ठीक है, तो ये जो आपकी बातें हैं वो कितनी सत्य हैं कितनी नहीं हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो उनको कैद कर लिया गया था बाजीराव। फिर उसके बाद कहा जाता है कि कभी वापस लौटकर ही नहीं आए और युद्ध लड़ते लड़ते ही उनकी मृत्यु हो गई। मैम बिटवीन में क्वेश्चन भी करा दिया करो कभी, मैंने तो करे हैं, केवल लिखाने से कोई फायदा नहीं है। जी हाँ, क्वेश्चन भी करवाऊंगी, लेकिन अब सिलेबस के बाद, सिलेबस के बाद मैं आपकी 5-6 क्लास एक्स्ट्रा ले लूंगी, उसमें मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी। जिसका मन हो प्रैक्टिस करना, जिसका मन ना हो वो प्रैक्टिस मत करना। लेकिन अब पहले मुझे आपका कराना है जो है आपका सिलेबस, क्योंकि सिलेबस को लेकर आप डेली कमेंट्स करते हो। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे बाजीराव जो है प्रथम, उनकी मृत्यु हो गई है। और फिर प्यारे बच्चे बाजीराव प्रथम के ही बेटे कौन है, बालाजी बाजीराव, जो कि 1740 से 1761 तक अब यहाँ पे रहेंगे। तो आपको इतनी बात तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि थर्ड पेशवा आपके कौन है, बालाजी बाजीराव हैं। और ये जो बालाजी बाजीराव हैं प्यारे बच्चे,
इन बालाजी बाजीराव की हम बात करते हैं तो कौन है ये? बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के पुत्र हैं, बाजीराव प्रथम के पुत्र हैं, यानी पिताजी का नाम बाजीराव है। तो भैया माता का नाम क्या होगा? भाई मस्तानी तो हो नहीं सकती हैं, तो कौन होंगी इनकी माता? बताइए जल्दी से, कौन होंगी इनकी माता? आप मुझे जल्दी से बताइए, फटाफट से जल्दी से बताइए, माता फिर कौन होंगी? जब आपकी मस्तानी तो हो नहीं सकती, क्योंकि मस्तानी को तो मना कर दिया कि मस्तानी के बच्चे को हम कभी भी मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे। ठीक है, अब ये जो बालाजी बाजीराव हैं प्यारे बच्चे, इनके पुत्र, एक का नाम तो आपके सामने लिखा हुआ है विश्वास राव, और कौन कौन इनके पुत्र हैं? एक लिखिएगा माधव राव। ठीक है, माधव राव ये भी इनके पुत्र हैं। ठीक है, और एक और इनके पुत्र हैं। पहले मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों से चाहिए। ठीक है, बताइए जल्दी से। तो यहां पे माधव राव हैं, उसके बाद प्यारे बच्चे नारायण राव। बहुत बढ़िया, माता का नाम होगा काशी बाई। ठीक है, माता का नाम क्या होगा? काशी बाई होगा। और तीसरे पुत्र का नाम लिखिएगा नारायण राव। अब इन तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। नारायण राव, अब ध्यान से सुनिएगा, ये किसके पुत्र हैं? ये तीनों पुत्र हैं बालाजी बाजीराव के। अब बालाजी बाजीराव के जो पुत्र हैं विश्वास राव, इनके चचेरे भाई कौन हैं? यानी आपके चचेरे भाई किसके? बाजीराव, इनके विश्वास राव के, यानी सदाशिव राव भाऊ कौन हुए? ये बालाजी बाजीराव के भतीजे हैं, बालाजी बाजीराव के भतीजे, बालाजी बाजीराव के भतीजे हैं, और विश्वास राव के कजन ब्रदर हैं। ठीक है, नेफ्यू किसके हैं? नेफ्यू हैं ये बालाजी बाजीराव के। बहुत बढ़िया, काशीबाई जिस बच्चे ने लिखा है। उसके बाद प्यारे बच्चे आपके भाई, किसके भाई? तो बालाजी बाजीराव के भाई, बालाजी बाजीराव के भाई कौन है? तो इनका नाम है प्यारे बच्चे रघुनाथ राव। क्या नाम है इनका? रघुनाथ राव। और यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से मराठा साम्राज्य पर अंग्रेज जो हैं यहां पे कंट्रोल कर पाएंगे और अंग्रेजों की जीत होगी, क्योंकि ये व्यक्ति इतना महत्वाकांक्षी होगा, इतना ज्यादा महत्वाकांक्षी कि हर वो कोशिश करेगा कि किसी भी तरीके से मैं शासक बनूं, मेरा अधिकार हो, मैं यहां पे मराठा साम्राज्य में जो है इस पद पर आऊं। लेकिन ये चाहता रहेगा, बनेगा भी, लेकिन बार बार इसको हटना पड़ेगा क्योंकि गलत तरीके से प्यारे बच्चे ये कर रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे कि यहां पर बालाजी बाजीराव के भतीजे कौन है? सदाशिव राव भाऊ, यानी विश्वास राव के चचेरे भाई हैं ये। और आपके रघुनाथ राव कौन है? तो बालाजी बाजीराव के भाई हैं। माधव राव, नारायण राव और विश्वास राव किसके पुत्र हैं? बालाजी बाजीराव के। और बालाजी बाजीराव किसके बेटे हैं? तो बाजीराव प्रथम और मैम काशीबाई के बेटे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी किसमें क्या रिलेशन है। अब रिलेशंस को हमने पढ़ लिया, तो प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है कि बालाजी बाजीराव के समय पर क्या होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि 14 जनवरी 1761 को शुरू होगा। और यही वो युद्ध है जहां से मराठाओं का डिक्लाइन शुरू होगा, जहां से मराठाओं का पतन शुरू हो जाएगा। जिस समय की मैं बात कर रही हूं, इस समय पर मराठा साम्राज्य अपने चरम पर है। एक शक्तिशाली, आपको ध्यान रखना है कि साम्राज्य है यहां पर। और जब ये आपका शक्तिशाली साम्राज्य बन गया है, तो मैं आपको ये बता दूं कि जब पानीपत का तीसरा युद्ध हो रहा है बालाजी बाजीराव के समय पर, तो प्यारे बच्चे इनका एक गलत डिसीजन यहां पर होता है। और वो गलत डिसीजन क्या होता है कि ये इस युद्ध में विश्वास राव को, जो कि एक अल्पवयस्क है, मतलब अभी पूरी तरीके से एडल्ट नहीं है, माइनर है, उसको भेजते हैं। और चचेरे भाई सदाशिव राव भाऊ को भेजते हैं। क्यों भेजते हैं? इनको भेजना चाहिए था रघुनाथ राव को। भले ही रघुनाथ राव जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं, लेकिन ये एक अच्छा लड़ाका था। ठीक है, अच्छे लड़ाके थे ये। और मतलब एक तरीके से अगर इनको युद्ध में भेजा जाता तो शायद हम इतिहास में आज कुछ और ही पढ़ रहे होते। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन दोनों को भेज दिया, क्योंकि मराठे इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि ये इस युद्ध को युद्ध ही नहीं मान रहे हैं। ये इस युद्ध को युद्ध ही नहीं मान रहे हैं। और ये किस वजह से? कि इनकी शक्ति काफी बढ़ चुकी है। और आपको पता होगा कि जैसे इंसान के पास पैसा आता है तो उसके साथ अभिमान भी साथ में आता है, घमंड आपका साथ में आ जाता है। तो यहां पर भी एक तरीके का गलत अभिमान इनको था कि भाई हमें इसको युद्ध समझना ही नहीं चाहिए। जबकि हमेशा कहा जाता है,
हमेशा ये कहा जाता है कि अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर आप अपने दुश्मन को कमजोर समझकर बैठे हैं तो आपका दुश्मन आपसे हारेगा ही हारेगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा कि एक तो घमंड आपके अंदर कभी नहीं आना चाहिए और अपने दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। अब पानीपत का तीसरा युद्ध ही बालाजी बाजीराव के समय की सबसे प्रसिद्ध घटना है। यह युद्ध 14 जनवरी 1761 को प्यारे बच्चे हो रहा है। और जब यहां पे ये युद्ध हो रहा है तो आप क्या कहोगे किस किस के बीच में हो रहा है? तो प्यारे बच्चे मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। मराठाओं की तरफ से आपके सदाशिव राव गए हैं और आपके विश्वास राव जो केवल 20 साल के हैं। अगर मैं इनकी बात करती हूं आपके विश्वास राव की प्यारे बच्चे, तो विश्वास राव जो हैं वो किसके बेटे हैं? बालाजी बाजीराव के। और सदाशिव राव कौन है? तो सदाशिव राव विश्वास राव के चचेरे भाई हैं। अब यहां पे जो वास्तविक नेतृत्व कर रहा था यानी जो सेनापति था वास्तविक नेतृत्व वो आपके सदाशिव राव ही हैं। ठीक है, वास्तविक नेतृत्व। और ये अहमद शाह अब्दाली जो है वो कहां से आया था? अफगान सैनिक था। अब इस अहमद शाह अब्दाली की क्या हो गई? इस युद्ध में जीत हो गई। और मैं आपको ये बता दूं कि इस युद्ध से पहले एक व्यक्ति हैं सूरजमल जाट, जिन्हें जाटों का प्लेटू कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सदाशिव राव, ठीक है, सदाशिव राव को बहुत सारी सलाह दी थी। इन्होंने काफी सारी सलाह दी थी किससे पहले? इस पानीपत के युद्ध से पहले। और इनको यह भी कहा था कि अगर किसी भी सहायता की आपको जरूरत है, ठीक है, किसी भी सहायता की अगर आपको जरूरत है तो वो हम आपको देंगे। ठीक है, वो हम आपको देंगे। हाँ बेटा, मल्हार राव होलकर भी थे। अभी आ रही हूं मैं दिलीप, अभी बात खत्म नहीं हुई है। ठीक है, मल्हार राव होलकर भी यहां पर हैं जो कि युद्ध का मैदान छोड़कर ही भाग जाएंगे। तो सदाशिव राव भाव के मतलब इन सूरजमल जाट की जो है काफी ज्यादा भूमिका इस युद्ध के अंदर रही है। ठीक है, अब यहां पे देखिए जब ये यहां पर लड़ने चलते हैं तो आपके वास्तविक नेतृत्व किसके पास है? सदाशिव राव भाव के पास में। और दूसरी तरफ कौन है? अहमद शाह अब्दाली है। ये भी कोई कमजोर व्यक्ति नहीं था। अब आप सोच के देखिए कि सामने से मराठाओं को चैलेंज किया है। ठीक है, मराठाओं को चैलेंज किया है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब मराठाओं को चैलेंज किया तो कमजोर व्यक्ति तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन इन लोगों ने यहां पर कमजोर समझ लिया। अब जब यहां पे क्या हुई? इसकी जीत हुई और मराठा की इसमें क्या हुई है? मराठा की इस युद्ध में हार हुई है। और प्यारे बच्चे इसमें जो आपके सदाशिव राव हैं, विश्वास राव हैं, ध्यान से सुनना, सदाशिव राव, विश्वास राव और आपके मल्हार राव होलकर, इनके बारे में लिख लो पहले। मल्हार राव होलकर, मल्हार राव होलकर, इसने क्या किए? इन्होंने क्या किया? तो आप कहोगे कि युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए, मैदान छोड़कर भाग गए। ये तो युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। अब जो आपके सदाशिव राव हैं, विश्वास राव हैं, ठीक है, ये आपके विश्वास राव हैं और आपके जसवंत राव पवार, लिखिएगा जसवंत राव पवार, जसवंत राव पवार। और एक व्यक्ति और लिखिएगा तुकोजी सिंधिया। ठीक है, एक व्यक्ति का नाम और लिखिएगा तुकोजी सिंधिया, एक्सेट्रा लिख दीजिएगा क्योंकि और भी लोग मारे गए थे, एक्सेट्रा। ये क्या हुए? इस युद्ध में मारे गए, इस युद्ध में मारे गए। यानी विश्वास राव जो बालाजी बाजीराव के ज्येष्ठ पुत्र थे ये मर चुके हैं। ठीक है, ये मर चुके हैं। When was the first battle of पानीपत? हर्षित कुमार जी, मैंने आपको बताया था जब इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बीच में हुआ था। सेकंड आपका अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। और मैं थर्ड आपको पढ़ा रही हूं बेटा हर्षित कुमार। फर्स्ट सेकंड ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूं।
ठीक है, तो मल्हार राव होलकर भाग गए, इन सब की मृत्यु हो गई। और प्यारे बच्चे ये जो सदमा है इसे बालाजी बाजीराव बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ये इस हार को बहुत समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और फाइनली मैं आपको बता दूं कि क्या होगा, लिखिएगा यहां पर, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद, पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव की मृत्यु 23 जून 1761 को हो गई। क्योंकि एक तो इन्होंने अपने पुत्र को, अपने भाइयों को, बहुत बड़ी हार थी ये मराठाओं के लिए, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और इसी चीज में इनको, जैसे कहते हैं ना, कई बार हम किसी चीज को बहुत ज्यादा सोचते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी पर इफेक्ट होता है उस चीज का, और इसी हार को ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। उसके बाद में इनकी मृत्यु 23 जून 1761 को हो गई। तो बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई। तो प्यारे बच्चे, आपको पता है कि इनके 3 पुत्र थे, जिनमें से विश्वास राव मर चुके हैं, ठीक है, इनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। तो अगले इनके दूसरे पुत्र कौन है, माधव राव। तो प्यारे बच्चे, अब किसका शासन होना चाहिए, तो आप कहोगे बेटा थोड़ा लिखने का काम है, आप मेरे साथ लिखते रहेंगे। तो अब अगले शासक कौन बनेंगे बेटा, आप कहोगे कि मैम अगले शासक जो यहां पे बनने चाहिए वो बनेंगे अब माधव राव प्रथम। ठीक है, माधव राव प्रथम यहां पर आपके अगले शासक होंगे, जो कि बालाजी बाजीराव के दूसरे पुत्र हैं। लेकिन जिस समय बालाजी बाजीराव मरे हैं प्यारे बच्चे, ये अल्पवयस्क हैं, यानी कि ये एडल्ट नहीं है, ये इनके अंदर इतनी समझ नहीं है। लिखिएगा ये कैसे थे, अल्पवयस्क थे, अल्पवयस्क थे जब इनके पिता की मृत्यु हुई है। और इनके पिताजी कौन थे, तो आपको पता होना चाहिए, बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। अब प्यारे बच्चे, जब यही अल्पवयस्क हैं तो नारायण राव तो और भी ज्यादा छोटे होंगे। तो अब यहां पे कौन बचता है, अब यहां पे रघुनाथ राव का कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बच्चे छोटे हैं। तो अब रघुनाथ राव क्या करेंगे, इस चीज का फायदा उठाएंगे और सारी शक्तियां अपने हाथ में ले लेंगे। नाम किसका रहेगा, माधव राव का, लेकिन शक्ति कौन ले लेगा, रघुनाथ राव, जिसे राघोबा भी कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, कहानी क्या चल रही है, माधव राव बन गए हैं लेकिन अल्पवयस्क हैं, इसीलिए जो आपकी रियल पावर्स हैं, वास्तविक शक्तियां, वो किसके पास होंगी, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो अगर आपको समझ में आ गया है। तो मैम इस केस में तो रियल पावर्स एक ही व्यक्ति के पास बचती हैं भैया, मैम रघुनाथ राव। कौन बन जाएगा, रघुनाथ राव। यहां पे वास्तविक शक्तियां इनके पास होंगी। लेकिन बेटा अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो आज छोटा है, हमेशा तो छोटा नहीं रहेगा, कभी तो वो बड़ा होगा। और जब वो बड़ा होता है तो उसे पता चलता है कि मेरे क्या अधिकार हैं, मेरी क्या चीजें हैं। जैसे आप भी अब समझदार हैं तो आपको पता होगा कि आपका घर कौन सा है, आपके पास अगर कोई जमीन है तो वो आपकी है, तो उस पर आपका अधिकार है। तो ऐसे ही जब तक ये आपके माइनर हैं, अल्पवयस्क हैं, तब तक इन्हें नहीं पता है, तब तक इन्हें नहीं पता है। इब्राहिम गर्दी भी था, हां जी बिल्कुल था, वो आपका तोप चला रहा था। ठीक है, इब्राहिम गर्दी की भी मृत्यु हुई थी, आप लिख सकते हो इसमें, इब्राहिम गर्दी, इसकी भी मृत्यु हुई थी, ये मराठाओं की तरफ से ही थे। ठीक है, अब देखो यहां पर, अब प्यारे बच्चे अगर मैं आपसे यहां बात करती हूं तो आपको यहां पे वास्तविक शक्तियां किसको मिल गई, रघुनाथ राव के पास चली गई। अब रघुनाथ राव के पास वास्तविक शक्तियां गई, लेकिन किसके लिए, कुछ समय के लिए। क्योंकि फिर यहां पे क्या हुआ, जो माधव राव हैं ये बेटा आपके जो हैं, कब, ये आपके वयस्क हो गए, मतलब एडल्ट हो गए, समझदार हो गए। तो इन्होंने क्या किया, जब लिखना, जब माधव राव वयस्क, माधव राव वयस्क हुए, वयस्क हुए तो इन्होंने क्या किया, वयस्क हुए तो शक्तियां अपने हाथ में ले ली, शक्तियां अपने हाथ में ले ली।
अब ये बात रघुनाथ राव को बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो यहां से इन्होंने अपना पद छोड़ दिया, रघुनाथ राव ने। तो इन्होंने कहा ठीक है भैया, आपकी मर्जी है, आप रहो या ना रहो, शक्ति तो मेरे पास रहेगी, क्योंकि मैं ही तो वास्तविक उत्तराधिकारी हूं। आप तो इसीलिए शासन कर रहे थे क्योंकि मैं यहां पर आपके सामने एक बच्चा था, लेकिन आज मैं समझदार हो गया हूं तो मुझे मेरी जगह चाहिए, तो यहां जगह ले ली। और माधवराव ने क्या किया प्यारे बच्चे, अपना यहां पर एक सलाहकार भी नियुक्त किया है। इन्होंने क्या किया, शासन में सहायता के लिए नाना फडणवीस, ठीक है, सहायता के लिए नाना फडणवीस को नियुक्त किया। अब भाई आप एक चीज सोचो कि कोई आपकी चीज को हड़प कर बैठा है, अब आप तुरंत उसको बोलो कि ये चीज तो मेरी थी, अब तुम्हें मुझे वापस देनी पड़ेगी, भले ही वो चीज आपकी है और ये बात उस व्यक्ति को भी पता है, ये बात आपके उस व्यक्ति को भी पता है जो आपकी चीज को हड़प कर बैठा है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लगता है। और जब बुरा लगता है कि मैं अब छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा, तो ये यहां पे जो रघुनाथ जी हैं, ये रघुनाथ जी प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहेंगे। ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग करेंगे और प्लानिंग प्लॉटिंग करते रहेंगे किसके खिलाफ, माधवराव प्रथम के पास खिलाफ। एक समय ऐसा भी आएगा जब माधवराव प्रथम इन्हें जेल में डाल देंगे, कैद कर देंगे, लेकिन फिर भी ये नहीं सुधरेंगे। तो अब यहां पे क्या हुआ प्यारे बच्चे, यहां पे नाना फडणवीस को इन्होंने नियुक्त कर लिया। उसके बाद क्या हो गया, कुछ समय बाद इनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई है, हत्या नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा, इनकी मृत्यु हुई थी। अब प्यारे बच्चे जब यहां पे नियुक्त को कहते हैं अपॉइंट कहते हैं, ठीक है, अपॉइंट कहते हैं, नियुक्त मतलब अपॉइंट, सहायता मतलब आपको पता है हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, शासन में सहायता मतलब हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन। किसको अपॉइंट किया था, हेल्प इन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में सहायता, और नाना फडणवीस को किया था। क्लियर है बेटा। अब देखिएगा यहां पे नाना फडणवीस यहां पे बन गए हैं। अब नाना फडणवीस जब यहां पे सहायक बने हैं तो फिर उसके बाद में माधवराव की मृत्यु हुई और यहां पे आए अब आपके नारायण राव, जो कि बालाजी बाजीराव के तीसरे बेटे हैं। तो नारायण राव जब आएंगे, ये कब से कब तक, केवल एक साल ही रह पाएंगे, 1772 से 1773, क्योंकि प्यारे बच्चे 1773 में क्या हो जाएगी, 1773 में इनकी हत्या कर दी गई। और हत्या आपको पता ही होगा कि किसकी प्लानिंग प्लॉटिंग से हुई थी, रघुनाथ राव की प्लानिंग प्लॉटिंग से हुई थी। अब हत्या हो गई तो अब यहां पे रघुनाथ राव आए, कह रहे कि मैं बनूंगा शासक, अब मेरा होगा अधिकार, मैं बनूंगा पेशवा। लेकिन नाना फडणवीस ऐसा होने नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। वो कहेंगे कि ऐसा किसी कीमत पर नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे नारायण राव जो हैं, जब इनकी हत्या हुई तो फिर यहां पे आप लिखोगे कि पेशवा कौन बन गया, जल्दी से पेशवा बने आपके रघुनाथ राव, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं। रघुनाथ राव यहां पर आ गए कि भैया मैं ही बनूंगा, रघुनाथ राव बने। लेकिन इसका विरोध किसने किया, इसका विरोध करने वाले थे प्यारे बच्चे नाना फडणवीस। इन्होंने क्या किया, इसका विरोध किया। और विरोध करने के लिए नाना फडणवीस ने क्या बनाया, मराठाओं का एक दल बनाया, मराठा दल इन्होंने बनाया, मराठा दल बनाया। और प्यारे बच्चे इस पूरे के पूरे दल ने, इस पूरी की पूरी आपके काउंसिल ने इसका विरोध कर दिया। और जब विरोध हुआ तो यहां पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जैसे ही विरोध हुआ, रघुनाथ राव को लगा कि सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, तो रघुनाथ राव को यहां से हटना पड़ा। और न केवल हटना पड़ा बल्कि जब अपने खिलाफ इतना विरोध देखा तो ये रघुनाथ राव सीधा भागेगा और बंबई चला जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप कहोगे प्यारे बच्चे कि आपके जो यहां पर माधव राव बने, माधव राव के बाद में फिर आपके यहां पर नारायण राव बने, और नारायण राव के बाद में फिर रघुनाथ राव आए और नाना फडणवीस ने इनका विरोध कर दिया। और जब नाना फडणवीस ने इनका विरोध किया, ठीक है,
नाना फडणवीस ने जब इनका विरोध कर दिया तो यहाँ पे एक दल बनाकर विरोध किया और ये यहाँ पे रघुनाथ राव इस सिचुएशन में डर गया और जब डरा तो यहाँ से भागेगा, अभी बताऊंगी। अब जब विरोध हुआ तो फिर यहाँ पे मैम पेशवा कौन बना, तो नाना फडणवीस ने कहा कि पेशवा जो बनेगा वो कौन बनेगा, तो उनको आप जानते हैं नारायण माधव राव के नाम से, नारायण माधव राव के नाम से, या फिर माधव राव सेकंड के नाम से, या फिर माधव राव सेकंड के नाम से आप इनको जानते हैं। नारायण माधव राव या माधव राव सेकंड के नाम से इन्हें जाना जाता है। और ये कौन थे, तो नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र, नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र थे, अल्पवयस्क पुत्र थे। तो अब ये पेशवा बन गए बेटा। और रघुनाथ राव ने फिर क्या किया, इसके बाद देखिएगा पूरी कहानी चल रही है। अब ये जो रघुनाथ राव हैं, रघुनाथ राव डरकर अंग्रेजों के पास बंबई, जिसको आज आप कहते हैं मुंबई, भाग गए। ठीक है, अब ये वहां पे भाग गए। ठीक है, तो आप कहोगे कि अब ये कहां पहुंचे हैं, अंग्रेजों की शरण में। अब अंग्रेजों को मौका मिल जाएगा कि भाई यहां पर तो आपस में ही झगड़ा चल रहा है। और अंग्रेज क्या करते थे, हमेशा आपस के झगड़े का फायदा उठाते थे। अब ये बात यहां पे आप लिखिए ताकि मैं आगे चलूं फिर। उमेश चंद्रा जी, ग्रेटर नोएडा में है आपकी कोचिंग। ठीक है, ये बात समझ आई है, क्लियर हुआ यहां तक। अब भैया ये भाग गए, भाग गए और भाग के कहां चले गए, अंग्रेजों के पास, अंग्रेजों की शरण में कि भाई मुझे तुम ही बचा सकते हो। अब अंग्रेज तो अंग्रेज हैं। जैसे क्या होता है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो ये भी ऐसा ही काम करेंगे। अपने ही घर में लंका को कौन लेकर आएगा, लंका ढहने का काम कौन करेगा, ये रघुनाथ राव, क्योंकि नहीं, ये नहीं पता कि अंग्रेज किसी के सगे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ लिया। अब जब ये अंग्रेजों के पास गए तो अंग्रेजों के साथ में प्यारे बच्चे ये करेंगे एक संधि, जिसे आप इतिहास में पढ़ते हो सूरत की संधि के नाम से। आपने पढ़ा होगा सूरत की संधि। ठीक है, सूरत की संधि। और ये सूरत की संधि कब होगी, तो मैम 7 मार्च 1775 को, 7 मार्च 1775 में सूरत की संधि हो जाएगी। अब ये सूरत की संधि किस किसके बीच होगी, तो आप कहेंगे कि मैम बंबई सरकार, बंबई सरकार और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि होगी। यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये देखिएगा यहां पर जब सूरत की संधि हुई तो यहां क्या क्या शर्तें थी सूरत की संधि के लिए।
सीरत सूरत की संधि में क्या क्या शर्तें थी। तो प्यारे बच्चों ये मैं आपको कल बताऊंगी, क्योंकि क्लास में टाइम हो चुका है, 54 हो चुके हैं। ठीक है, 54 हो चुके हैं। अब देखो यहां पर मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया, एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूं। मैंने यहाँ पे आपको दिल्ली अभियान से पढ़ाना शुरू किया। दिल्ली में जब आपके बाजीराव प्रथम जी अभियान करने गए तो दिल्ली का जो मुगल बादशाह था वो था मोहम्मद शाह रंगीला, और जब उन्होंने दिल्ली पर अभियान किया तो 500 घुड़सवारों के साथ और यहाँ 3 दिन ठहरे और मुगल बादशाह को आतंकित कर दिया। ये इतना ज्यादा आतंकित कर दिया कि मुगल बादशाह जो है दिल्ली छोड़कर भाग गया। और यहां पे आपको एक और चीज बता दूं कि ये वापस कब गए, जब इन्हें यह आश्वासन दिया गया कि मालवा की सूबेदारी आपको दे दी जाएगी और 13 लाख रुपए वार्षिक हम आपको धनराशि देंगे। तो ये दिल्ली से वापस गए। लेकिन आपको मैं बता दूं कि एक व्यक्ति आसफ जहां निजामुल मुल्क जो है इनके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करता रहा, क्योंकि पूरी तरीके से उसने हार नहीं मानी थी। फिर यहां पे प्लानिंग प्लॉटिंग की तो इसने मोहम्मद शाह रंगीला का साथ दिया, लेकिन बाजीराव प्रथम ने क्या किया, भोपाल के पास में जाकर इसे संधि करने के लिए मजबूर कर दिया और दुर्रई की संधि हुई, जिसमें संपूर्ण मालवा, ठीक है, और आपका नर्मदा तथा चंबल नदी के बीच की भूमि पे किसका अधिकार हो गया। तो आप कहोगे कि मैम बाजीराव जी का 50 लाख रुपए देने पड़े और साथ साथ यहां पे पूरी तरीके से हार मान ली। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद प्यारे बच्चे वसीन की विजय की, वसीन के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आपका सालसेट पर भी इनका अधिकार हो गया था। ठीक है, और यहां पे जब ये वसई की लड़ाई हुई तो इसमें आपके मराठाओं की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे चिमना जी, और चिमना जी ने क्या किया है, पुर्तगालियों को हरा दिया। और आपको मैं बता दूं कि यूरोपीय शक्तियों में ये आपके मराठाओं की पहली जीत थी, जो किसी यूरोपीय शक्ति से उन्होंने किसी चीज को जीता था। उसके बाद प्यारे बच्चे आपको मैंने बताया कि थर्ड पेशवा बालाजी बाजीराव आए, जिनके पुत्र हैं विश्वास राव, माधव राव, नारायण राव। ठीक है, इनके विश्वास राव के चचेरे भाई या फिर बालाजी बाजीराव के भतीजे का नाम है सदाशिव राव भाव, और इनके बालाजी बाजीराव के भाई का नाम है रघुनाथ राव। ये आपको ध्यान रखना है। अब इन्हीं के समय पर होता है पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसमें आपके अहमद शाह अब्दाली होते हैं और दूसरी तरफ मराठा। तो अहमद शाह अब्दाली का क्या होता है, इस युद्ध में जीत हो जाती है, मराठाओं की हार होती है प्यारे बच्चे। और मराठाओं की तरफ से यहां पर सदाशिव राव भाव, विश्वास राव, जसवंत राव होलकर, तुकोजी सिंधिया, इब्राहिम गर्दी, ये सब युद्ध भूमि में मारे जाते हैं और मल्हार राव होलकर जो है युद्ध का मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। उसके बाद में प्यारे बच्चे आपको मैंने बताया कि यहां पे क्या होता है कि आपके 23 जून 1761 को किसकी मृत्यु हो जाती है, तो मैम बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनके बेटे माधवराव प्रथम 1761 से 1772 तक यहां शासक जो हैं बनते हैं, लेकिन ये अपने पिता की मृत्यु के समय पे अल्पवयस्क थे, इसलिए इनके जो चाचा हैं मतलब उनके भाई रघुनाथ राव ने अपनी शक्तियां वास्तविक रूप से अपने हाथ में ली, लेकिन जैसे ही ये वयस्क हुए इन्होंने अपना जो कंट्रोल था अपने हाथों में ले लिया और नाना फडणवीस को अपना यहां पे सहायक के रूप में नियुक्त किया। ठीक है, उसके बाद इनकी भी मृत्यु हुई तो इनके भाई नारायण राव आए, नारायण राव की हत्या करवा दी गई 1773 में, और रघुनाथ राव जो हैं पेशवा बन गए। लेकिन आपके नाना फडणवीस ने क्या किया, इसका विरोध किया, और विरोध करने के लिए उन्होंने एक दल बनाया। इस चीज से घबरा कर रघुनाथ राव कहां भाग गए, अंग्रेजों के पास भाग गए। और यहां पे पेशवा कौन बना, तो नारायण राव माधव राव या माधव राव सेकंड, जो कि आपके नारायण राव के अल्पवयस्क पुत्र हैं। तो अब यहां पे जब ये रघुनाथ राव जी कहां गए, अंग्रेजों के पास में गए, तो अंग्रेज और रघुनाथ राव के बीच में एक सूरत की संधि होगी, और सूरत की संधि के साथ ही आपके अंग्रेजों और मराठाओं के बीच में युद्ध शुरू होंगे, और इसमें आपका पहला युद्ध शुरू होगा सूरत की संधि के साथ ही। तो हम पढ़ेंगे कल आपके मराठाओं के युद्ध, और कल हम मराठा साम्राज्य को खत्म करके आगे की तरफ पढ़ेंगे 1857 का विद्रोह। ठीक है, तो आज के लिए प्यारे बच्चे हम इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें करेंगे कल की क्लास में। कल है आपका हैप्पी न्यू ईयर का दिन, तो न्यू ईयर पे हम लेंगे एक नई शपथ, और नई शपथ के साथ फिर हम करेंगे एक नई चीज की शुरुआत, एक नई जंग की शुरुआत। बेटा काफी टाइम है, मार्च में अभी आपका कांस्टेबल का एग्जाम होगा, और आपका मुझे लगता है कि उसके बाद ही कहीं होगा। तो आराम से पढ़िए, सिलेबस को अच्छे से कवर कीजिए, क्वेश्चंस के लेवल को देखिए, एग्जामिनर आपसे क्या डिमांड कर रहा है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मराठा साम्राज्य आपको बहुत अच्छे से मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि यहां से संधियों से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको ये मैंने अच्छे से बताया है। तो आज के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड डे एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हमेशा खुश रहो।